जोतदारों का उदय। जोतदारों का उदय 18वीं शताब्दी के दशक में, जब वर्धमान के संपदा और उनके जमीन का बोली लगाई जाती थी, नीलामी लगाई जाती थी, तो उस समय जमींदारों की कुछ लोग क्या है कि उनको कमजोर समझ रहे थे, और दूसरी तरफ जो वहाँ जब बहुत बड़ा अकाल हो गया तो उस समय उनकी स्थिति क्या हुई, गंभीर हो गई। उनकी स्थिति मतलब उनके आर्थिक दशा में गिरावट आ गई, और जो बड़े किसान लोग थे वो गांव में आकर के कुछ ग्रामीणों को मतलब गांव के अपनी कुछ गांव में अपने जोतदारों का स्थिति को मजबूत कर रहे थे। वो क्या है कि अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे, और फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले में कुछ सर्वेक्षण किए और वहाँ पे कुछ स्थितियों को गंभीर बताया। और कुछ सर्वेक्षण के दौरान किसानों के जो धन संपदा थी, उस धन संपदा में जोतदार जमींदार से मजबूत थे। ये जो जोतदार लोग थे उनका उदय कैसे हुआ, जब वहाँ पे अकाल पड़ा, वहाँ की स्थिति कमजोर हुई, और कुछ मजबूत किसानों ने आकर के गांव में जो निर्धन परिवार के लोग थे, गरीब लोग थे, उनके ऊपर कुछ दबाव डाले और उनकी मतलब अपनी शक्ति को दृढ़ बनाया। यही तक नहीं, और जो साहूकारों पर भी अपना अधिकार जमाया, और जब जोतदार कमजोर पड़ने लगे जमींदारों से, तो कुछ भाग वहाँ पे जोते और कुछ धन को उपजाए, और आधा हिस्सा उसे दिया। जोतदार लोग जमींदारों को दिया। जोतदार थोड़ा उत्तरी बंगाल में भी जोतदार शक्तिशाली थे, अधिक शक्तिशाली थे। और फिर
आकर उन्होंने हालांकि धनी किसानों को गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों में देहाती इलाकों में जिन्हें गांव के इलाकों में कुछ जगहों पे जिन्हें हवलदार भी कहते थे, उनको कुछ जगहों पे कुछ स्थानों पे हवलदार भी कहा जाता था और गाटीदार के नाम से भी इनको बहुत लोग जानते थे। और दूसरी हेडिंग है जमींदारों के प्रति प्रतिरोध। अब क्या होता है कि जब जमींदारों का उदय हुआ उस समय यहाँ पे, उससे पहले हम आगे पढ़ाए हैं नीलामी, तो किस कारण हो रहा था, कैसे हो रहा था। लेकिन अब क्या है कि जब हमारा ये ब्रिटिश सरकार थी, हमारा नहीं थी, मतलब वो एक जो अंग्रेज थे वो ब्रिटिश सरकार, उस समय जोतदारों से कुछ कृषि का उपज लेते थे। उस समय ये लोग दे नहीं पाते थे, फिर वहीं उनकी जमीनों को बोली लगाई जाती थी, ऊंची ऊंची बोली लगाई जाती थी। और एक राजा वर्धमान है, उनके धन संपत्ति में वहीं से फिर आगे कहानी चलती है कि जमींदार के प्रति जब अंग्रेज इसमें कामयाबी नहीं हो सके तो फिर आगे क्या करते हैं कि जमींदारों के जमीनों को हड़प लेते थे या छीना झपटी कर लेते थे, मतलब हड़प ही लेते थे पूरी तरह से। लेकिन उस ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था, उस कंपनियों के अधिकारियों ने एक नियम लागू किया था। वो क्या है कि जो स्त्री के नाम से जमीन रहा करता था तो उसको वो लोग न छीनने का, उस पर अधिकार न करने का प्रस्ताव भी रखा था। अपने कानून, जो उन्होंने अपना कानून बनाया था, उस कानून में स्त्रियों के नाम से जो जमीनें रहा करती थी उसको नहीं छीनते थे, ऐसा उन्होंने कानून पारित किया था। ऐसा कानून कराया था कि स्त्रियों के जो धन संपत्ति है उसको नहीं छीना जाएगा। लेकिन वह दूसरी कदम भी तो उठाया था। दूसरी कदम ये उठाया था कि उन्होंने कई जमींदारों का जो कर्ज से दबे हुए थे उन पर, मतलब किसी न किसी प्रकार से वो धन संपदा लेने के चक्कर में कुछ दूसरा कदम उठाया। वो
नीलामियों को तोड़ फोड़ करके किसी भी तरह से वो अपने नियम को लागू कर ही दिया और तोड़ मड़ोड़ करके ऐसा बनाया कि जो नीलामी के समय में फर्जी था, उस फर्जी के समय में जब आपको हम बताएं कि कुछ एजेंट या उनके नौकर ही नीलामी होते समय बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची बोलियां लगाती थी, उस बोलियों के समय में उन्हीं के नौकर, उन्हीं के एजेंट लोग खरीदते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को ज्ञान में आया तो उन्होंने कुछ रोक दिया या फिर उसके साथ और कुछ बर्ताव किया। जब जमींदारों की प्रतिरोध हुआ उस समय ऊंची ऊंची नीलामी के समय में ऊंची ऊंची बोलियां लगाई जाती थी। उन्हीं के फिर कुछ जोतदार, कुछ जमींदार, कुछ उन्हीं के आदमी जब इनको खरीदते थे, हेरा फेरी करते करते इसी बात को दोहराते कहराते थे। फिर उन्हीं के संपदा को फिर उनके पास ही रहने देते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया के जो कंपनी के जो कर्मचारी थे ब्रिटिश सरकार के, इस प्रकार से कुछ जमींदारों और खरीदार लोग जब बोली लगाते लगाते और वो खरीदते खरीदते थक गए, तब उस समय छोड़ दिया गया। जब उसकी राशि और रकम मतलब वही जो इसको अदा नहीं किया गया, तो उस समय ऐसे करते करते हेरा फेरी करते करते इन लोगों ने थक गए। फिर थकने के बाद कुछ सालों के लिए छोड़ दिया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जितने कर्मचारी थे, फिर कुछ छोड़ने के बाद क्या है कि इनकी जो रकम थी वो दुगुनी, 3 गुनी, मतलब 2 गुना 3 गुना बढ़ता गया। फिर आगे क्या हुआ, जब किसी ने बढ़ते ऐसे बेचते खरीदते जब इन लोगों ने थक गए, तो कुछ दिन के लिए जब बंद कर दिया गया, किसी ने न बोली लगाई न किसी ने खरीदा। तो कुछ दिन के बाद उसी जमींदारों की संपत्ति को कम दाम में, नीची दाम में उन्हीं जोतदारों के हाथों बेच दिया गया। ऐसे सौदे में बड़े पैमाने पर, ऐसे सौदे में बहुत बड़े पैमाने पर सन 1793 ईस्वी से 1801 ईस्वी तक के बीच के 4
चार बड़ी जमींदारियों ने जिनमें वर्तमान की जमींदारी की थी। सत्रह सौ 93 ईस्वी से 1801 ईस्वी के बीच में इनमें जब गोली लगाई गई, उस समय जमींदारी भी वर्तमान की जमींदारी में से भी एक थी और इसमें 3 लाख मुनाफा हुआ। क्योंकि एक कम दाम में जोतदारों को बेच दिया गया था, तो इससे 3 लाख का प्राप्ति हुआ, मुनाफा हुआ। और आगे चल के इन्होंने कुछ जमींदार लोग और भी कई तरीकों को अपनी जमींदारी को, इस तरह से जमींदार लोग कई तरह से अपने जमीनों को नीलाम होने से बचाया, नीलामी के तरफ से बचा लिया। पांचवी रिपोर्ट है कि रिपोर्ट है? रिपोर्ट। पांचवी रिपोर्ट सन 1993 नहीं, 93 नहीं, 1913 ईस्वी। पांचवी रिपोर्ट ये 1913 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बहुत बड़ी ये बात है कि इन्हें 5वीं रिपोर्ट लगाई।